कि अभिनव क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन ये है कि अभिनव क्या है और यह कहाँ अवस्थित है। तो आंसर देखते हैं हम इसका। अब देखो, अभिनव एक संस्था का नाम है। अभिनव जो है से एक क्या है, संस्था का नाम है, जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि एक शहर है। अब देखो, अभिनव क्या है, तो एक संस्था का नाम है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के पास में क्या अवस्थित है, और यह क्या है, जो एक क्या है, एक शहर है, जो क्या है, शहर है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हर वर्ष अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है अभिनव में कब और कैसा मतलब समारोह हुआ करता है। तो आंसर देखते हैं। हर वर्ष अभिनव में गर्मियों के दिनों में फ्रांस और यूरोप का एक प्रसिद्ध पर्व रंग समारोह हुआ करता है। वहाँ जो होता है से अभिनव में क्या होता है कि रंग समारोह होता है। फ्रांस और क्या किसके भी, और यूरोप का एक प्रसिद्ध पर्व है। क्या है, प्रसिद्ध पर्व है। जैसे हमारे यहाँ होली होता है, दिवाली होता है, ये सब प्रमुख पर्व है, उसी प्रकार वहाँ पे रंग समारोह जो है से क्या प्रमुख पर्व है। क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लेखक अभिनव किस सिलसिला में गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा और सुना। यानी कि अभिनव में जो लेखक गए थे, क्यों गए थे, किस सिलसिला में गया था और वहां उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, वो क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। तो इसका आंसर देखते हैं हम। क्या है कि वहां पीटर बुक का क्या है, विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के आमंत्रण पर लेखक अभिनव गए थे। अब वहाँ क्या हुआ था, एक बुक था, उसी का क्या हुआ था, प्रकाशन समझ सकते हैं हम बोल सकते हैं, हुआ था। उसी के सिलसिले में जो है से लेखक जो है से अभिनव गए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहाँ के अनेकों चर्च पुराने जगह रंग स्थलियों में बदल गया था। वहाँ के जितना भी चर्च उर्च था वो क्या हुआ था, रंग स्थलियों में क्या हुआ था, बदल गया था, परिवर्तित हो गया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारा है। अब देखो, अगला क्वेश्चन 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ला शतरूज क्या है, ला शतरूज क्या है और वह और कहाँ अवस्थित है, और ला शतरूज क्या है और यह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है और इसका जो है आजकल के समय में इसका क्या उपयोग होता है। तो आंसर देखते हैं हम। ला शतरूज का निर्माण फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों को देखने के लिए बनाई थी। अब देखो, ला शतरूज का जो है निर्माण जो है से फ्रेंच का जो शासक था से पोप की गतिविधि को देखने के लिए कि वो क्या क्या करता है उसको देखने के लिए वो क्या किया था, मतलब बनाया गया था। और यह अभिनव में है, और यह क्या है, अभिनव में है। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई और उसमें क्या हुआ था, एक जो है कला केंद्र की स्थापना की गई और यह संस्था रंग मंच और लेखन से जुड़ा है। और यह जो संस्था से रंग मंच और क्या है, कला केंद्र से क्या है, जुड़ा हुआ है, लेखन कला से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? ओके, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पे। ला शतरूज का अंत रंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करे कि लेखक उसके स्थापना को मौन का सत्यापन
कहा है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। अब क्या कर रहा है कि ला सतरुज, क्या ला सतरुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में काथुसियान संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई इसका मठ है, जिसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर, जो इसके भीतरी भाग में ईसाई क्या है, ईसाई संतों के चैम्बर बना हुआ था, ईसाई चैम्बर बना हुआ था, जो एकदम संत था, जो एकदम क्या था, शांत था एकदम, बिल्कुल ही एकदम शांत था। दो दो कमरे के चैम्बर सजा हुआ था, और दो दो कमरा के क्या था, चैम्बर बना हुआ था, सजा हुआ था। और वहाँ 14वीं सारी के कुर्सियाँ सदी सॉरी 14वीं सदी के कुर्सियाँ लगी हुई थी, लगी हुई है, और कब्रगाह के चारों ओर गलियारा खुलता है, और कब्रगाह जो था उसके चारों ओर क्या था, गलियारा खुलता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रुके? लेखक की उपलब्धियां क्या थी? वहाँ जो है से लेखक क्या लेके गए थे, और मतलब क्यों, हाँ वही ना, लेखक अभिनव क्या साथ लेके गए थे और वहाँ कितने दिन तक रहे थे, और वहाँ जाने की उपलब्धियां क्या थी? तो इसका आंसर देखते हैं हम। छठा हो गया ना, बिल्कुल। लेखक अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर, लेखक जो है सो वहाँ गए थे तो हिंदी के टाइपराइटर लेके गए थे, 3-4 पुस्तक तथा संगीत के कुछ टेप्स, टेप्स मतलब गाना सुनने वाला नहीं होता था पहले, कैसेट जिसको बोलते हैं, टेप्स लेकर गए थे। और वहाँ वे 19 दिन रहे, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के दोपहर तक। उन्होंने 35 कविताएं, और वहां जाकर के वो क्या किए कि 35 कविताएं लिखे। कितने कविता? 35 कविताएं तथा और 27 गद्य लिखे। और क्या हुआ, 35 कविता और 27 वहां गद्य लिखे थे। कौन? लेखक। कहाँ जाके? अभिन्न जाके। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्या, 7वां क्वेश्चन, प्रतीक्षा करते हुए पत्थर शीर्षक कविता में, प्रतीक्षा करते हुए पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर को मानवीयकरण करता है? मानवीयकरण कहने का मतलब मानव की तरह ही उसका बात कर रहा है, तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। ओके, तो देखते हैं। कवि महोदय का एकांत वास मौन का विश्वास कर रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। उन्होंने ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, मौन रूप से क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। क्लियर है? अब देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिनव के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? अभिनव जो है उसके प्रति लेखक अपना सम्मान कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं हम। अभिनव के बारे में लेखक कहते हैं कि, अभिनव के बारे में लेखक कहते हैं कि वे सुंदर सघन सुनसान रात थी, जो पवित्र और आस्था से बनी हुई थी, जो आस्था से बनी हुई थी। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है, और सब ये जो पुस्तक है उन सभी का क्या है, दस्तावेज है। दस्तावेज कहने का मतलब नहीं होता है कुछ आदमी छिपा गए या कुछ लिख के रखता है कि ये आगे हो, ऐसा कुछ दस्तावेज, वही बोला कि वो उसी तरह का दस्तावेज है। जमीन उमीन का भी होता है दस्तावेज। हम अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन।
मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता बताता है, यानी कि लेखक जो है से पत्थर का जीवन से क्या समानता बताता है और क्या इसका विषमता है, क्या समानता क्या और असमानता क्या, जिसको विषमता कहते हैं। अब देखते हैं, मानव जीवन में सुख और दुख के जीवन का व्यतीत होता है, यानी कि मानव जीवन में क्या होता है, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है, और जीवन जो है सब परिवर्तनशील होता है, जैसा आज का समय वैसा कल का समय नहीं होगा। वही बात कर रहा है, अग्रसर होता है यानी हमेशा बढ़ता रहता है। आदमी मर जाता है लेकिन वो दिन जो है वो नहीं रुकता है किसी के लिए। मानव उतार चढ़ाव दिखता है, और मानव के जीवन में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, कभी खुशी होता है कभी गम होता है, देखता है। पत्थर भी मानव की तरह तरह परिवर्तनशील है और समय का सामना करता है, और पत्थर भी क्या है, मानव की तरह ही गतिशील है और क्या करता है, वो भी सामना करता है समय का। क्लियर है। हम अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इस कविता से आप क्या समझते हैं, और इस जो कविता है इससे आप क्या समझते हैं, तो आंसर हम देखते हैं। इस कविता से हम यह सीख मिलता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा निष्ठा और मौन रहकर काम करना चाहिए। हमें जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हमेशा क्या करना चाहिए, लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और मौन रह कर के काम अपना करना चाहिए। कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, और कभी भी हमें क्या नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें पैसेंस रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और देखना चाहिए, हम अपना काम करना चाहिए कि जो उसे मैटर नहीं है। हमें कहता नहीं, कर्म करते रहो, फल की चिंता न करें, वही बात है। आशा करता है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन ये है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी के तट पर जो लेखक बैठे हुए हैं उनको अनुभव क्या होता है, ठीक है, फीलिंग क्या होता है, अनुभव क्या होता है, हम देखते हैं। उनको अनुभव होता है कि जल स्थिर है, और जल जो है से क्या है, स्थिर है, और तट तट ही बहता जा रहा है। जल जो है से स्थिर है और उसका जो तट है वही बहता जा रहा है, और उनको लगता है कि वह नदी के साथ बह रहे हैं, और उनको लगता है क्या, जो हम जो है से नदी के साथ क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं, और नदी के साथ रहने से उनको लगता है कि वे खुद नदी हो गए हैं, और उनको लगता है क्या, हम ही क्या है, नदी हो गए हैं, नदी के साथ बैठे बैठे। अब जैसे आप लोग नदी के सामने बैठे रहते हो तो क्या बहुत ही आनंद आता है, खुशी मिलता है, वही बात कह रहा है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदी के तट पर बैठे लेखक को किस की याद आती है और क्यों। नदी के तट पर जो बैठे हुए लेखक हैं उनको किसकी याद आती है और क्यों याद आती है, हम उसको देखते हैं। उनको जो है से देखते हैं, उनको विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। अब नदी पर बैठे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे खुद नदी हो गए हैं। विनोद कुमार शुक्ल भी ऐसा ही मतलब सोचते थे कि हम भी क्या हो गए हैं, नदी हो गए हैं। ओके, अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। नदी और कविता में लेखक जो है से क्या समानता पाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 14 क्वेश्चन है, हम 13 करवाए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ दिया। अब के लिए आप लोग इसका आंसर खुद से करोगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, इसी वजह से। देखते हैं इसका आंसर कि जिस तरह नदियाँ वर्षों से हमारे साथ रही है, जिस प्रकार देखो नदियाँ जो है से वर्षों से हमारे साथ रही है, उसी तरह कविता भी
हमारे जीवन संगनी रही है। जीवन संगनी का मतलब पत्नी की तरह, जीवन संगनी मतलब पत्नी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कविता भी हमारे क्या है, जीवन संगनी की तरह हमेशा हमारे साथ रहती है। संगनी रही है। नदी नदी में कई जगहों से पानी पानी आकर प्रवाहित होता है। जिस प्रकार नदी में क्या होता है कि बहुत सारे जगहों से क्या होता है कि पानी आता है और उसमें प्रवाहित होता है, विलीन हो जाता है, लेकिन कभी क्या होता है, घटता नहीं है, वो लगभग नहीं घटता ही है, बड़ा बड़ा नदी नहीं घटती है और समुद्र में जाकर के मिल जाती है, और समुद्र में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। समुद्र में जाकर के मिल जाती है। और उसी प्रकार कविता, और उसी प्रकार जो है से कविता भी विभिन्न विडंबना के साथ बावजूद, विडंबना के बावजूद, बहुत सारे विडंबना, बहुत सारे समस्या, उसके बावजूद भी हमारे जीवन की छाया बनी है। उसी प्रकार क्या हमारे जीवन की कविता भी छाया बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका लगभग ये क्वेश्चन हो गया, 13 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था इसमें जो छूट गया है, तो हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप लोग अपने भाषा में बना करके और याद कर लोगे। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और जब समझ में आ गया होगा तो क्या करना है पता है आप लोग को, और पढ़ना है अच्छा से। और हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।